नमस्कार, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ेंगे। हमने इस बुक के और भी चैप्टर्स कवर कर रखे हैं और उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए उसे चेक करने में, सो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पहले हम ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। आसान भाषा में बोला जाए जब ह्यूमंस रहते हैं उसको ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। और जो है घर जो है ये ह्यूमन सेटलमेंट की सबसे छोटी यूनिट है। अभी हम ह्यूमन सेटलमेंट के टाइप्स वगैरह भी पढ़ेंगे और सेटलमेंट कैसे भी हो सकती है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इट कैन बी स्मॉल और इट कैन बी लार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटलमेंट को कैटेगराइज किया गया है दो उसमें। एक है रूरल सेटलमेंट, रूरल मतलब गांव, डेफिनेटली ये एरियाज़ को कवर करेगा जो गांव के होते हैं। एक है अर्बन सेटलमेंट, यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट में हम उस एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जो शहर में है। रूरल सेटलमेंट किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड, क्योंकि अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, और उसमें पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, जो जानवरों को पालना, ये सब भी आ जाता है। रूरल सेटलमेंट जो है वो इस एक्टिविटी के बेस पर होता है। और अर्बन सेटलमेंट शहर में क्या काम होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी, यानी कि जैसे कच्चा माल वगैरह जो आता है, जो प्राइमरी एक्टिविटी रूरल सेटलमेंट से हमारे पास अर्बन सेटलमेंट में जो कच्चा माल वगैरह आता है उसको मैन्युफैक्चर करना और डिफरेंट सर्विसेज देना। अब हम टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पढ़ेंगे। इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है क्लस्टर्ड, जिसका दूसरा नाम एग्लोमेरेटेड भी है और उसे न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि वो क्लस्टर्ड ही पूछें, वो पूछ सकते हैं डिफाइन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं। आपको सारे नाम पता होने चाहिए विद डेफिनेशंस। देन सेकेंड है इसका सेमी क्लस्टर्ड और उसका दूसरा नाम भी है फ्रेगमेंटेटेड। अभी हम इन सारे टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। सेमी क्लस्टर्ड का जो दूसरा नाम क्या है, फ्रेगमेंटेटेड। देन थर्ड है हेमलेटेड और फिर लास्ट है डिस्पर्स और आइसोलेटेड। डिस्पर्स का दूसरा नाम क्या है, आइसोलेटेड सेटलमेंट। सबसे पहले इसका टाइप है क्लस्टर्ड, जिसको हम एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। क्लस्टर्ड इस वर्ड का मतलब जान लीजिए पहले। इसका मतलब होता है क्राउड, भीड़, अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप टुगेदर और कलेक्टेड इन वन प्लेस। काफ़ी सारे लोग जब एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, बेसिकली भीड़। इस टाइप के सेटलमेंट में आपको भीड़ बहुत देखने को मिलेगी, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे घर, 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 मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ये वाला सेटलमेंट। यहाँ पे जो घर है वो बहुत ही क्लोजली बने हुए होते हैं। इस टाइप की जो सेटलमेंट है वो आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी, फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो स्टेट्स आते हैं जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स किस में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इस टाइप की सेटलमेंट के बहुत से रीज़न्स होते हैं, उसमें से एक रीज़न है सिक्योरिटी रीज़न्स या डिफेंस की वजह से, अपने आप को बचाव करने की वजह से वो ऐसे इकट्ठा रहते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जो बुंदेलखंड रीजन है सेंट्रल इंडिया का, वहाँ पे ऐसे सेटलमेंट देखने को मिलेगा। राजस्थान में भी लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। जहाँ पे पानी मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि इतना बड़ा राजस्थान है और इस साइड पे पानी बहुत सही अवेलेबल है, डेफिनेटली यहाँ पे लोग ना रहकर ज़्यादातर यहाँ पे आपको आसपास लोग मिलेंगे और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्राउड बढ़ जाता है और इसलिए वो सेटलमेंट पड़ जाता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि आप डिटेल में और समझेंगे डेफिनेशंस के साथ। आपकी जो दूसरी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर 10 है ह्यूमन सेटलमेंट में आप और से समझेंगे। अभी हम इसको डिटेल में ना जान के सिर्फ ऊपर से देख लेते हैं कि इसके कुछ पैटर्न्स है। सबसे पहले है लीनियर
पैटर्न। लीनियर मतलब सीधा, तो जो आपको ये दिख रहा है ना कि एक सीधी सी लाइन जा रही है, फिर यहाँ पे घर है और यहाँ पे घर है, सो ऐसे टाइप के जब पैटर्न होता है, ऐसी टाइप की सेटलमेंट होती है, उसको लीनियर पैटर्न कहते हैं। फिर है क्रॉस शेप, तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक सड़क जा रही है और एक ये सड़क जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि बीच में सड़क ही हो, कभी कभार नदी भी हो सकती है और भी कोई चीज़ भी हो सकती है। फिर ये है स्टार लाइक, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्टार बन रहा है यहाँ पे, तो ये स्टार लाइक पैटर्न हो गया। देन उसके बाद है टी शेप, सो यहाँ पे ये टी शेप बन रहा है, टी शेप पैटर्न। फिर है सर्कुलर पैटर्न, यहाँ पे बीच में कुछ नदी वगैरह या कुछ भी तालाब वगैरह है और उसके आसपास सेटलमेंट है। देन लास्ट है डबल पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल पैटर्न। देन नेक्स्ट है सेमी क्लस्टर्ड। अब क्लस्टर्ड हमने अच्छे से पढ़ लिया है, सो सेमी मतलब क्या होगा, उसमें भी भीड़ होती है, क्राउड होता है, उस टाइप के सेटलमेंट में काफ़ी घर बने होते हैं इकट्ठा इकट्ठा, लेकिन उतने नहीं होते हैं जितने क्लस्टर्ड में होते हैं। सेमी क्लस्टर्ड में थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गैप भी है। और इसका दूसरा नाम है फ्रेगमेंटेड, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या दूसरा नाम है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेमी क्लस्टर्ड ही पूछे, वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि फ्रेगमेंटेड की डेफिनेशन बताइए। सो सबसे पहले हम फ्रेगमेंटेड का मतलब भी देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेड बेसिकली मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पार्ट है, ये एक वुड का पूरा पार्ट है, अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो इनको दो हिस्सों में कर दिया। सो बेसिकली वही है कि एक पूरे पार्ट में से अलग अलग छोटे छोटे हिस्से निकाल देना। अ स्मॉल डीअटैच पोर्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेड। सो ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बनती कैसे है, ये ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा गांव है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। सो अब यहाँ पे कुछ लोग जैसे कि गांव में ज़्यादातर होता ही है कि कास्ट को देखते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि जो कम कास्ट होते हैं, लोअर कास्ट वाले होते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि वो एक अलग ही अपना कहीं गांव के कहीं साइड में या कोने में कहीं पे अपना सेटलमेंट शुरू कर दे, तो इसलिए ये जो मेन क्लस्टर्ड पार्ट है उससे अलग हो जाते हैं। कभी कभार वो अपनी मर्जी से होते हैं और कभी कभार दे आर फोर्स टू लिव लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर्ड पार्ट। इस टाइप की सेटलमेंट आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी, गुजरात में और राजस्थान में। अब जो हमारा तीसरा टाइप है उसे कहते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट। सो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं। हेमलेटेड का मतलब होता है छोटा विलेज। सो जैसे कि हमने अपने दूसरे टाइप में पढ़ा था सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जिसका दूसरा नाम फ्रेगमेंटेड भी है, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जैसे कि एक बहुत बड़ा गांव है, तो वहाँ पे जो मेन गांव है वो लोग दूसरे जो छोटी कास्ट के होते हैं या फिर अपने और 10 रीजन्स की वजह से छोटे छोटे गांव बना लेते हैं। सो ये जो छोटे छोटे गांव हैं ये हेमलेट सेटलमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि हेमलेट सेटलमेंट बेसिकली सोशल और एथनिक फैक्टर की वजह से बनते हैं। मतलब ये जो इनका एक कॉमन नेम होता है, जैसे कि काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखे हैं, पारा, पन्ना, धानी। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर मिडल या लोअर गंगा प्लेन्स में, छत्तीसगढ़ में और लोअर वैली ऑफ हिमालय। हिमालय की जो लोअर वैलीज होती हैं वहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। लास्ट है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट और आइसोलेटेड। तो डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर, स्कैटर मतलब फैला हुआ। सो इस टाइप के जो सेटलमेंट होता है, जैसे आइसोलेटेड वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें जैसे कुछ कुछ झोपड़ियाँ यहाँ पर है, कुछ कुछ हर्ट्स यहाँ पर है, कुछ कुछ यहाँ पर है, तो फैली हुई होती है। ये ऐसा नहीं होता है जैसे क्लस्टर्ड में था कि भाई एक ही जगह पे बहुत सारा, ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पे है, ये इस टाइप का सेटलमेंट फैला हुआ होता है। जैसे कि अगर आप हिमालय गए होंगे या हिमाचल प्रदेश गए होंगे या उत्तराखंड गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे घर जो है वो कुछ कुछ दूरी पे होते हैं, काफ़ी गैप में होते हैं। सो ज़्यादातर जो माउंटेन वाला एरिया होता है वहाँ पे आपको इस टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी यही है, उत्तरांचल, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। सो रूरल सेटलमेंट जो है वो इतने टाइप्स में क्यों है, मतलब 3-4 टाइप्स पढ़े हमने, तो वैसा क्यों है, इसके कुछ रीजंस है जो अब हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, जैसे कि हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सो ज़्यादातर सेटलमेंट किस बेस पर होता है, लेक्स, रिवर, ऐसी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे सेटलमेंट अपने आप हो जाता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे पानी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेटलमेंट आपको कम देखने को मिलेगा और पानी के आसपास सेटलमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा।
क्योंकि इससे जो किसानों को बहुत फ़ायदा होता है इरिगेट करने में, और फिशिंग वगैरह जो करते हैं मछुआरे, इन सब को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए ये कोशिश करते हैं कि इनका जो घर हो वो पानी के आसपास हो, पानी इन द सेंस रिवर, लेक्स, इन सब के या किसी भी वाटर बॉडी के आसपास हो। देन नेक्स्ट है लैंड। सो डेफिनेटली लोग बाग उस ज़मीन पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि प्लेन हो। प्लेन क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा सही होती है, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम ज़्यादा सही होता है। और जो लैंड, जो ज़मीन उपजाऊ हो, उपजाऊ इसलिए, फर्टाइल इसलिए क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना ज़्यादा आसान होता है। अब जितनी अच्छी खेती बाड़ी होगी उतने ही अच्छे वो लोग कमा पाएंगे, इसलिए। देन नेक्स्ट है अपलैंड। सो लोग बाग अपलैंड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, बाढ़ आने का कम डर रहता है। जैसे कि काफ़ी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोग बाग जो हैं वो मार्शी लैंड्स पे अपना घर बनाते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा ऊंचाई में घर बनाते हैं। इससे क्या होता है, वो बच जाते हैं बाढ़ से, और छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, या फिर अगर उनका घर मेघालय जैसी जगह में है, सो जैसे वहाँ पे सांप वगैरह काफ़ी देखे जाते हैं, सो इससे वो बच जाते हैं। इसलिए वो अपलैंड सेटलमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर है बिल्डिंग मटेरियल। सो सेटलमेंट इस पे भी डिपेंड करती है कि उन्हें कैसा बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है, घर बनाने के लिए क्या चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि लकड़ी, स्टोन, ये सब अगर ज़्यादा ईजिली मिल जाती है तो वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा देखा जाता है। देन लास्ट है डिफेंस। सो डिफेंस का यही है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे जो बॉर्डर के पास को एरिया है, और वो जो बॉर्डर की दूसरी तरफ जो कंट्री है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एरिया है और बॉर्डर की तरफ जो दूसरी कंट्री है, ये सही कंट्री नहीं है, एनिमी कंट्री है, सो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा खतरा रहेगा। इसलिए लोग बाग यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, बॉर्डर के पास कम रहना पसंद करेंगे। तो डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिफेंस के इस रीज़न की वजह से इंडिया में काफ़ी सारे जो किले होते हैं वो आपको हिल्स पे दिखाई देंगे। हिल्स मतलब ऐसे हिल्स पे दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि उससे क्या होता है, अगर कोई दुश्मन जो लोग हैं वो आ रहे हैं, तो किला अगर हिल पे होता है तो उन्हें चढ़ने में मुश्किल होती है। तो डिफेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी। अभी तक हमने रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अर्बन सेटलमेंट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, दे आर लार्जर इन साइज़। और इसमें जो लोग होते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं? नॉन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से, कृषि से रिलेटेड नहीं होती, वो सारी एक्टिविटीज़ अर्बन सेटलमेंट में होती है। ये सेटलमेंट ज़्यादातर कॉम्पैक्ट होता है, और यहाँ पे आपको ज़्यादा हाई लेवल पे मार्केट देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म डायरेक्टली देयर। अर्बन सेटलमेंट में सिटीज़ जो हैं आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेज ऑल्सो। अर्बन सेटलमेंट का टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन हुआ है और वो और भी ज़्यादा डेवलप हुई है। अब हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन इन डिफरेंट पीरियड्स। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एंशियंट, देन है मिडिवल, और देन लास्ट है मॉडर्न। एंशियंट पीरियड में ज़्यादातर टाउन बनते थे रिलीजियस के बेस पे, यानी कि अगर कोई सेम कल्चर है, सेम रिलीजन है, वहाँ पे आसपास में टाउन्स बन जाते थे। इसका एग्जाम्पल है वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्रा, मदुराई। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं एंशियंट टाउन के, जो कि इसलिए डेवलप हुए थे बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल। देन नेक्स्ट है मीडिवल टाउन। मीडिवल टाउन मिडिल एज में आया था, और ये कब हुआ था? जब किंगडम्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। ये टाउन्स ज़्यादातर डेवलप हुए थे एज हेडक्वार्टर्स ऑफ किंगडम्स, और इनकी कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। देन लास्ट है मॉडर्न टाउन। मॉडर्न है यानी कि ये भी कुछ रीसेंट, कुछ साल पहले का ही है। ये हुए थे जब ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने डेवलप किया था टाउन्स को इंडिया में। अब अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा है, राइट। यहाँ पे इस साइड से मतलब पानी से आए थे ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, ये सब। इन लोगों ने सबसे पहले किसको
डेवलप करना शुरू किया था, जैसे कि सूरत, गोवा, पौंडीचेरी, दमन, इन सारे एरियाज़ को पहले इन्होंने डेवलप करना शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को भी अपने ब्रिटिश स्टाइल में बनाया था और धीरे धीरे इन्होंने अपना डोमिनेशन बढ़ाना शुरू कर दिया था। या तो वो डायरेक्टली था या तो वो प्रिंसली स्टेट के द्वारा। प्रिंसली स्टेट जैसे कुछ राज्यों में राजा रूल करते थे, सो उन पे भी इनका दबाव था। फिर कुछ हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, मनाली, इन सब पे भी इन्होंने कब्ज़ा करना शुरू किया था और इसको अपने अकॉर्डिंग ब्रिटिश स्टाइल में डेवलप किया था, जो अभी हमें देखने को मिलता है। अगर आप कभी शिमला जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली ऑलमोस्ट ऐसी मॉल रोड वगैरह ऐसी देखने को मिलती है, जो उस टाइम पे ब्रिटिश स्टाइल में बनी हुई है। और 1850 के बाद टाउन्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के बेस पे भी बनने शुरू हो गए थे, जिसका एक एग्जांपल है जमशेदपुर, और ये पेपर में अधिकतर पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा जो टाउन्स थे वो डेवलप हो गए थे एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। इसके एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये सारे कुछ एग्जांपल हैं। और कुछ टाउन डेवलप हो गए थे एज इंडस्ट्रियल सेंटर, जैसे कि दुर्गापुर। कुछ ओल्ड टाउन भी डेवलप हो गए थे एज सैटेलाइट टाउन, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, जो कि दिल्ली के आसपास हैं। ये डेवलप हो गए थे एज सैटेलाइट टाउन। थोड़ा और डेवलपमेंट होने से विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट जो रूरल एरियाज़ है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, और वो कैसे बनते जा रहे हैं एज मीडियम एंड स्मॉल टाउन। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। यानी कि जो अर्बनाइजेशन का लेवल है वो कैसे मेजर किया जाता है, परसेंटेज की उसमें मेजर किया जाता है। 2011 में अर्बनाइजेशन की क्या परसेंटेज थी, 31.16%, जो कि काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। और अब आप मुझे बताएंगे कि 2001 में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की क्या परसेंटेज थी और क्या वो लो थी या नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स के बारे में। सो टाउन दो चीज़ों के बेस पे क्लासिफाई होता है, एक होता है पॉपुलेशन और एक होता है फंक्शनल। पॉपुलेशन में आता है कि भाई इतनी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में है, सो उसको क्या कहेंगे, और कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, कहीं पे कम होती है। और एक होता है फंक्शनल। फंक्शनल में होता है कि अगर किसी एक टाउन में पर्टिकुलर ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहेंगे। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। सो सबसे पहले है पॉपुलेशन। यहाँ पे गलती से फंक्शनल लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉपुलेशन आना था। सो पॉपुलेशन में मोर देन 1 लाख, अगर एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन है, सो उस एरिया को क्या कहेंगे, एक सिटी या फिर क्लास 1 टाउन। अगर एक एरिया में 1 से लेके 5 मिलियन तक पॉपुलेशन है, सो उसको क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और अगर एक एरिया में 5 मिलियन से ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, मेगा सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी और मेगा सिटी दे आर अर्बन एग्लोमरेशंस। अब इस टर्म के बारे में, अर्बन एग्लोमरेशन के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। अर्बन एग्लोमरेशन बेसिकली एक कंटिन्यूस अर्बन स्प्रेड है जिसकी 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो ये है कि या तो वो एक टाउन हो और उसके एडजॉइनिंग आउट ग्रोथ हो, 2 या 2 से ज़्यादा टाउन हो और उसमें या तो आउट ग्रोथ हो सकती है या फिर नहीं, इट कैन बी विद और विदाउट देयर आउट ग्रोथ। या फिर वो एक सिटी हो विद 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन, जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा टाउन्स हो, कनेक्टेड टाउन्स हो। अर्बन एग्लोमरेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि रेलवे कॉलोनीज़, यूनिवर्सिटी कैंपस, पोर्ट एरियाज़, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो अर्बन एग्लोमरेशन में इंक्लूड होते हैं। सो अभी हमने पॉपुलेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन देखा, अब हम फंक्शनल के बेस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो जैसे कि एक एरिया है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, उससे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटी। इसके एग्जांपल्स होते हैं चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। फिर जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा डोमिनेट करती हैं जिस टाउन में,
तो उसके एग्जांपल्स हैं मुंबई, जमशेदपुर, हुगली। कुछ टाउन्स में आपको मिनरल ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो माइनिंग टाउन होते हैं। और इसका एग्जांपल है जैसे कि रानीगंज, झारिया। कुछ टाउन में वो मिलिट्री देखने को मिलेगी, उस स्पेस में मिलिट्री के लोग का ज़्यादा, मतलब वो उनका अंडर में आता है वो एरिया। सो बेसिकली टाउन्स आर रिलेटेड टू डिफेंस। सो उसके एग्जांपल्स क्या होंगे, अंबाला, जालंधर। कुछ टाउन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया के पास होते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, कोची, कांडला। इनको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट सिटीज़। और कुछ टाउन सेंटर ऑफ एजुकेशन होते हैं, जैसे कि आपने कोटा फैक्ट्री, एक वेब सीरीज है बहुत फेमस, वो उसके बारे में सुना होगा। सो कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे कुछ एजुकेशनल टाउन्स होते हैं। देन देयर आर सम टाउन्स विच आर स्पेशलाइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, उनको हम क्या कहेंगे, कमर्शियल टाउन्स। फिर कुछ टाउन रिलीजियस एंड कल्चरल हब होते हैं, जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, तो उससे क्या कहेंगे, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। देन कुछ टाउन टूरिज्म के लिए फेमस होते हैं, जैसे कि शिमला, मनाली, वहाँ पे आपको टूरिस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सो उसे क्या कहेंगे, टूरिस्ट टाउन्स। सो ये था हमारा चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट इस बुक के। और आपकी जो दूसरी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के और भी चैप्टर्स कवर हो रखे हैं, सो आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।